Good morning, students. Welcome again, e-education portal of Pal Bharti Senior Secondary School. In early classes, we are discuss about organic matters. Today, we are discuss about introduction to manures, biofertilizer and fertilizers. आज का जो हमारा विषय है इसमें आप अपने खादों के बारे में, रासायनिक उर्वरकों के बारे में और जैव उर्वरकों के बारे में जानेंगे। ये तीनों क्या होते हैं? आप सब जानते हो कि फसल को उसकी अच्छी बढ़वार और वृद्धि के लिए अपने को खाद या उर्वरक देने पड़ते हैं। ये खादों के अलग अलग रूप होते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं जो अपने आवश्यकता अनुसार खेतों में देते हैं। मुख्यतः जो खादें होती हैं यह तीन प्रकार की होती हैं जो आपके सामने लिख रखी हैं। एक तो होती हैं मैन्योर्स, सेकंड होती हैं बायो फर्टिलाइजर्स और थर्ड होती हैं फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स का मतलब होता है खादें और बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? जैविक खादें, जैविक खादें। और फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। तो आज अपने बेसिक सा इन तीनों के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। किसको अपने मैन्योर्स बोलेंगे, किसको अपने बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे और किसको अपने फर्टिलाइजर बोलेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपने मैन्योर्स। जो मैन्योर्स होते हैं ये क्या होती हैं? ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश पदार्थ होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश पदार्थ होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स या जीवांश पदार्थ होते हैं। कहने का भाव अर्थ की पादपों और जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होने वाली खादें क्या कहलाती हैं? कार्बनिक खादें या मैन्योर्स कहलाती हैं। इनको और क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स या कार्बनिक खादें, या कार्बनिक खादें। क्यों बोला जाता है कार्बनिक खादें? आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश पदार्थ होते हैं ये किसके सोर्स होते हैं? सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के सोर्स होते हैं या कार्बन के स्रोत होते हैं, जिसके कारण इन्हें कार्बनिक खादें भी कहा जाता है। तो आमतौर पर मैन्योर्स का अर्थ क्या हो गया? कार्बनिक खादें। वे खादें जो कि पेड़ पौधों, पादपों और जीव जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से निर्मित होती हैं, खादें कहलाती हैं। मैन्योर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक मैन्योर्स। अब कार्बनिक खादें कौन कौन सी होती हैं? कार्बनिक खादें तीन प्रकार की होती हैं बच्चों। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। और कार्बनिक खादों के बारे में एक दो बातें और हैं। कार्बनिक खादें वे खादें जो कि आवश्यक पोषक तत्वों को बहुत कम मात्रा में प्रदान करती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है यह बहुत धीरे धीरे निर्मित होता है, जिसके कारण जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है फसल को, उसकी पर्याप्तता भी बहुत धीरे धीरे उपलब्ध हो पाती है। तो ऑर्गेनिक मैटर्स क्या हो गए? विच प्रोवाइड एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन लो प्रोपोर्शन, कम मात्रा में प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो ये इनकी ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जो पहली होती हैं, पहली खादें होती हैं स्थूल कार्बनिक खादें। कौन सी? स्थूल कार्बनिक खादें, स्थूल कार्बनिक खादें, जिसको क्या बोलते हैं? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। स्थूल कार्बनिक खादें वे खादें होती हैं जो कि वजन में तो बहुत भारी होती हैं, लेकिन आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करने की इनकी क्षमता बहुत कम होती है या बहुत कम मात्रा में
ये आवश्यक पोषक तत्वों को पौधों को प्रदान कर पाती हैं, जिसके कारण अपने को खेत में इनकी अधिक मात्रा डालनी पड़ती है या देनी पड़ती है। उनको क्या बोलते हैं? स्थूल कार्बनिक खादें या बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स मीन्स these organic manures which provide essential plant nutrients in low proportion or low quantity in field, जिसके कारण इनकी कम मात्रा होने के कारण अपने खेत में इनकी अधिक मात्रा देनी पड़ती है। सो वी आर प्रोवाइड हाई क्वांटिटी ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स इनटू फील्ड, जिसके कारण अपने को अधिक मात्रा में इनको खेत में देने पड़ता है। जैसे फार्म यार्ड मैनुअल, गोबर की खाद हो गई। कौन सी? गोबर की खाद हो गई। वर्मी कंपोस्ट which are prepared by the help of worms is known as वर्मी कंपोस्ट। केंचुओं की सहायता से निर्मित खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहलाती है। और उसके बाद हो गई कंपोस्ट, जिनको कंपोस्ट मतलब कि जो भी अपना फार्म होता है या अपना आसपास का क्षेत्र होता है, उसका जो कूड़ा करकट होता है या पशुओं के अवशेष होते हैं, उन सभी को मिक्स करके बनाई गई खाद क्या कहलाती है? कंपोस्ट। तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ये तीनों उदाहरण है स्थूल कार्बनिक खादों के या बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के, जिनका वजन तो बहुत अधिक होता है लेकिन आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम मात्रा में प्रदान करती हैं, जिसके कारण इनको खेत में अपने को अधिक मात्रा में देना पड़ता है। ये स्थूल कार्बनिक खादें थी। किसका प्रकार था? ये मैन्योर्स का पहला प्रकार था। अब अपने इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरे प्रकार में आती हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, सांद्रित कार्बनिक खादें। सांद्रित कार्बनिक खादें, सांद्रित कार्बनिक खादें, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स होती हैं, ये क्या होती हैं? वजन में तो हल्की होती हैं, लेकिन आवश्यक पोषक तत्वों जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अधिक मात्रा फसलों को प्रदान करती है, जिसके कारण इनकी कम मात्रा अपने को खेत में देनी पड़ती है। ये क्या थी? कम मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करती थी, अधिक मात्रा खेत में देनी पड़ती थी स्थूल कार्बनिक खादों की। इसके कंपैरिजन में जो सांद्रित कार्बनिक खादें में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण अपने को खेत में इनकी मात्रा कम देनी पड़ती है। कहने का भाव अर्थ कि अपने कम डोज खेत में देकर भी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व या फसल को प्रोवाइड करती है। तो ये क्या कहलाती है? सांद्रित कार्बनिक खादें या कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। टाइप्स ऑफ मैन्योर विच प्रोवाइड हाई क्वांटिटी और inadequate amount of NPK into field, जिसमें वे पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा खेत को प्रदान करती है, जिसके कारण इनकी कम मात्रा अपने को खेत में देनी पड़ती है। तो इनको क्या कहते हैं? सांद्रित कार्बनिक खादें या कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैटर में कौन सा एग्जाम्पल इसका कौन सा होता है? ऑयल केक्स या क्रॉप केक्स। क्रॉप केक्स मतलब कि जो फसलें होती हैं, फसलों की खलियां होती हैं, जैसे नीम की खली हो गई, महुए की खली हो गई, या ग्राउंड नट केक हो गया, मतलब कि मूंगफली की खली हो गई। मूंगफली की खली मतलब कि ग्राउंड नट केक। ग्राउंड नट केक ये किसकी खली हो गई? मूंगफली की खली हो गई। उसके बाद हो गया सॉफ्लावर केक, नीम केक। नीम केक आप देख सकते हो बेटा, अगर अपने इसके कंपैरिजन में गोबर की खाद का वजन देखें कितना होगा और इनका वजन कम होगा ना, तो
वजन में ये भारी होती हैं, लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण इनको अधिक मात्रा में देना पड़ता है। सांद्रित कार्बनिक खाने व सांद्रित कार्बनिक खाद्य वजन में हल्की होती है, लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण खेत में कम मात्रा में देनी पड़ती हैं। ये होते हैं सांद्रित कार्बनिक खाद्य। इनका तीसरा टाइप होता है प्राणीजात खाद्य। प्राणीजात खाद्यों का मतलब क्या होता है? जो कि मुख्य रूप से जो प्राणी होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स से या उनके अवशेषों से तैयार की जाती है। अभी अपने देखते हैं कौन सी खाद्य? प्राणीजात खाद्य। प्राणीजात खाद्य मैन्युअर्स मैन्युअर्स फ्रॉम एनिमल ओरिजिन या मैन्युअर्स ऑफ एनिमल ओरिजिन्स। इसमें क्या आता है? इसमें जैसे हड्डी की खाद हो गई, कौन सी? बोन मैन्युअर्स, हड्डी की खाद या हड्डियों का चूरा, बोन मैन्युअर्स। ये मुख्य रूप से किसका सोर्स होता है? कैल्शियम का। किसका सोर्स होता है? कैल्शियम का। इसके बाद अपने और देखें तो जैसे इसमें फिश मैन्युअर्स हो गया। कौन सा? फिश मैन्युअर्स हो गया। फिश मैन्युअर्स मतलब कि जो मछली के अवशेषों से या मछली से तैयार निर्मित खाद होती है। या पोल्ट्री मैन्युअर्स हो गए, पोल्ट्री मैन्युअर्स हो गए। ये क्या होती हैं? प्राणीजात खाद्य होती हैं। कौन सी होती हैं? प्राणीजात खाद्य। जैसे फिश मैन्युअर्स हो गया, फिश से तैयार की हुई खाद। बोन मैन्युअर्स, हड्डियों से तैयार की गई खाद। पोल्ट्री मैन्युअर्स जो कि मुर्गी पालन से तैयार की गई खाद होती है। ये क्या होती है? प्राणीजात खाद्य या मैन्युअर्स ऑफ एनिमल ओरिजिन्स। अब अपने क्या पढ़ रहे थे? जो ऑर्गेनिक मैन्युअर्स के बारे में पढ़ रहे थे, कार्बनिक खादों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? कार्बनिक खादों के बारे में, ऑर्गेनिक मैन्युअर्स। अब इन ऑर्गेनिक मैन्युअर्स में अपने देखते हैं कि किस मैन्युअर या किस खाद में पोषक तत्वों की कितने प्रतिशत मात्रा विद्यमान होती है। अपने मुख्य रूप से इसमें 3 पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए इनकी मात्रा का आंकलन करते हैं या इनका स्टडी करते हैं। कौन कौन से 3 पोषक तत्व जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यहाँ पे मैं पहली खाद लिख रहा हूँ फार्म यार्ड मैन्युअर। फार्म यार्ड मैन्युअर किसको बोलते हैं? गोबर की खाद को। तो फार्म यार्ड मैन्युअर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.5%। 0.5%। कहने का मतलब कि अगर 100 किलो फार्म यार्ड मैनुअल है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ अपने को आधा किलो नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी। अब आप देख लो बेटा, 100 किलो पर अपने को सिर्फ आधा किलो नाइट्रोजन की प्राप्ति हो रही है। तो अपने को कम से कम अगर 10 किलो खेत में नाइट्रोजन देनी है तो इसको कितना डालना पड़ेगा? 1000 किलो डालना पड़ेगा। इसलिए ये क्या होती है? वजन में तो भारी होती है, लेकिन इनमें जो आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 0.5, 0.25 ग्राम। कहने का मतलब कि 100 किलो में 250 ग्राम फास्फोरस की प्राप्ति होती है 100 किलो पर। यह आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। उसके बाद पोटेशियम 0.5%, 0.5%। इस प्रकार 100 किलो पर अपने को नाइट्रोजन कितना मिलेगी? आधा किलो मिलेगी। फास्फोरस कितनी मिलेगी? 250 ग्राम मिलेगी। पोटेशियम कितनी मिलेगी? आधा किलो मिलेगी। उसके बाद अपने बात करते हैं कंपोस्ट की। कंपोस्ट क्या होता है बेटा? कंपोस्ट होता है जो अपने घर का या आसपास का या अपने फील्ड का जो कूड़ा करकट होता है, प्लस उसमें पशुओं के बिछावन की प्रणाली होती है या पशुओं के अवशेष होते हैं या पशुओं के मल मूत्र से इकट्ठी की गई मिट्टी होती है और गोबर, इन सभी को मिश्रित करके जो खाद बनती है वो क्या कहलाती है? कंपोस्ट कहलाती है। कंपोस्ट में फार्म यार्ड मैन्युअर गोबर की खाद में पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी सी अधिक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? 1.5%। कहने का मतलब कि 100 किलो पर अपने को कितनी नाइट्रोजन प्राप्त होगी? 1.5 किलो। उसके बाद अगर अपने फास्फोरस की बात करें तो कितना होता है? 0.4%, 0.4%। कहने का मतलब कि 100 किलो पर 400 ग्राम की प्राप्ति होगी। उसके बाद अगर अपने पोटेशियम की बात करें तो 1.4%।
कहने का मतलब कि 100 किलो पर कितनी पोटेशियम प्राप्त होगी? 1.4 किलो। इसके बाद आते हैं अपने वर्मी कंपोस्ट, जिसको केंचुआ खाद भी बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद भी बोलते हैं। केंचुआ खाद कैसे निर्मित की जाती है? जो अपनी गोबर की खाद होती है, उस गोबर की खाद में अपने क्या है, केंचुए छोड़ देते हैं, जो गोबर की खाद को बहुत ही महीन गोलिकाओं या बहुत ही महीन संरचनाओं या दानेदार संरचना में बदल देते हैं, जिसमें गोबर के अवशेष के साथ साथ केंचुए के अवशेष भी मिश्रित हो जाते हैं, जिससे निर्मित खाद को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में अगर आप NPK की डोज देखें तो कितनी होती है? 100 kg पर 3%, 1% और 1.5%। कहने का मतलब कि 100 किलो पर 3 किलो नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी, फास्फोरस 1 किलो प्राप्ति होगी और पोटेशियम की 1.5 किलो प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार ये क्या थे, अपने ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कौन सी खाद में कितने % NPK की मात्रा होती है। अपने 100 किलो पर % के अकॉर्डिंग उसकी मात्रा निकाल सकते हैं। एक होता है नाइट सॉइल। कौन सा? नाइट सॉइल, जो मानव मल मूत्र होता है या जो अपने आसपास के नाली क्षेत्र का पानी होता है या शहरों के आसपास का आसपास की जो गंदगी होती है वो पूरे के पूरे नालों में जाती है। जो नाली का पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? नाइट सॉइल बोलते हैं। या मानव विसर्जित मल मूत्र की जो खाद होती है वो नाइट सॉइल कहलाती है। नाइट सॉइल में अगर अपने NPK की मात्रा देखें तो कितनी होती है? 5.5, 4 एंड 2%। कहने का मतलब इसमें 5.5% नाइट्रोजन, 4% फास्फोरस और 2% क्या होती है? पोटेशियम होती है। इसके बाद अपने बात करते हैं नीम की खली की, ग्राउंड नट केक की बात करते हैं। ग्राउंड नट केक की बात करें तो इसमें क्या होता है? ये कौन सी खादें होती हैं? ये सांद्रित कार्बनिक खादें होती हैं या कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स होती है, जो कि वजन में हल्की होती है लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा इनकी तुलना में बहुत अधिक होती है। किसकी तुलना में? गोबर की खाद, कंपोस्ट या केंचुए की खाद की तुलना में या नाइट सॉइल की मात्रा में। अपने देखते कितनी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है 7.3%। 7 पॉइंट कहने का मतलब कि 100 किलो पर कितनी नाइट्रोजन देगी अपने को? 7.3 किलो। उसके बाद अगर अपने फास्फोरस की मात्रा देखें तो कितनी होती है? 1.5। कितनी? 1.5। और पोटेशियम कितनी? 1.3। तो इस प्रकार ये अपने क्या देख रहे थे? NPK की डोज देख रहे थे, किस खाद में या किस खली में कितनी होती है। ये 5 बेसिक सी खादें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इन्हीं खादों के कुछ अपने लाभ देखते हैं। जो कार्बनिक खादें होती हैं जिनको ऑर्गेनिक मैन्योर्स बोलते हैं, ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खादें भी बोलते हैं, जीवांश खादें भी बोलते हैं। जीवांश खादें इसलिए क्योंकि ये जीवों के अवशेष से बनी होती है। जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होती है इनको प्राकृतिक खादें, जीवांश खादें, कार्बनिक खादें भी कहा जाता है। कौन सी? जीवांश खादें या एनिमल मैन्योर्स। इसके अलावा कार्बनिक खादें, ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इसके अलावा इनको प्राकृतिक खादें, नेचुरल मैन्योर्स आदि नामों से जाना जाता है। अब इनके मृदा की भौतिक अवस्था पर, मृदा की रासायनिक अवस्था पर और मृदा के गुणों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव आता है? इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज। मृदा के गुणों पर क्या इनका इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले तो इफेक्ट ये पड़ता है, वे मृदाएं जिनकी संरचना मोटी होती है उनकी संरचना क्या हो जाती है? दानेदार हो जाती है। सॉइल सॉइल टेक्सचर टेक्सचर बिकम मोर फाइनर। इसमें क्या हो जाती है? और भी दानेदार या पतली हो जाती है। जो मृदा की संरचना होती है वो और भी पतली या दानेदार हो जाती है।
इसके सिवाय जो दूसरा होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो जल धारण क्षमता होती है मृदा की वो बढ़ जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज, जो जल मृदा की जल धारण क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जब अपने किसी संरचना को और दानेदार करते जाएंगे, महीन करते जाएंगे और फाइनर करते जाएंगे तो उस कंडीशन में उसमें जो पोरोसिटी होती है, रंध्रावकाश बढ़ता जाएगा। जिस सॉइल की पोरोसिटी या रंध्रावकाश जितना अधिक होगा उसकी जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद सॉइल की जो फिजिकल कंडीशंस में अगर बात करें तो यह अम्लीयता और क्षारीयता और लवणीयता को कम करती है। बिकम रिड्यूस एल्केनिटी एंड साल्ट्स, मृदा के जो लवण होते हैं या क्षारीयता होती है उनको कम करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर नेचर में कैसे होते हैं? अम्ल होते हैं जो कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ये अम्ल प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कार्बनिक अम्लों का निर्माण होने से मृदा में निरंतर अम्लों के जाने से यह अम्लीयता क्षारीयता को या लवणों को कम करने लग जाती है। इसके साथ साथ जो सॉइल एरिएशन होता है, सॉइल एरिएशन होता है या वायु संचार होता है, यह भी बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ने लग जाता है? क्योंकि जो सॉइल की पोरोसिटी होती है, रंध्रावकाश बढ़ने से या रिक्त स्थान बढ़ने से, मृदा के कणों के और दानेदार हो जाने से जो खाली स्पेस होती है, रिक्त स्थान बढ़ता है, जिसके कारण मृदा में अच्छे से सॉइल एरिएशन होने लग जाता है। अगर आपने इसके रासायनिक गुणों पे देखे तो इन खादों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इन खादों का इम्पैक्ट ये पड़ता है, पहला तो जो कि इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक खादों के लगातार प्रयोग से। अकार्बनिक खादें कौन कौन सी होती है? जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। जितने भी इनऑर्गेनिक मतलब कि अकार्बनिक खादें होती हैं, रासायनिक खादें होती हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विषैले प्रभाव कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपने इनकी जगह कौन सी खादें यूज करेंगे? मैन्योर्स। एक तो ये प्राकृतिक खादें हैं, इनमें रसायनों की मात्रा या विषैले रसायनों की मात्रा या एलिमेंट्स की मात्रा बहुत कम होने के कारण ये क्या है, जो मृदा का विषैलापन होता है, टॉक्सिसिटी ऑफ सॉइल, उसको क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। पहला तो ये रासायनिक गुण ये है, या जो सॉइल की टॉक्सिसिटी होती है उसको क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। यह टॉक्सिसिटी किसके कारण उत्पन्न होती है? जो अपने इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक खादें यूज करते हैं उनके कारण, उनके अत्यधिक उपयोग से जो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है उसको कम करते हैं। अर्थात कहने का भाव अर्थ की या मृदा के विषैलेपन को खत्म करते हैं। इसके बाद अपने अगर दूसरे चीज की बात करें या दूसरा गुण इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी होती है, बफरिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देती है। बफरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? बफरिंग कैपेसिटी मैंने ये बताया था आपको, जो उपया प्रतिरोधक क्षमता होती है, जब अपने किसी मृदा विलयन या मृदा में जब अम्लों की अधिक मात्रा या क्षारों की अधिक मात्रा मिलाते हैं तो उस दशा में मृदा अपने पीएच मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जिसको क्या बोलते हैं? उपया प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। सॉइल रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स पीएच वैल्यू, इसके पीएच वैल्यू में होने वाले चेंज को रेजिस्टेंस करती है या उसको प्रतिरोध करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब अपने ऑर्गेनिक मैन्योर या कार्बनिक खादें मिलाते हैं, कार्बनिक खादें मुख्य रूप से कार्बनिक अम्लों को उत्पादित करती है, कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड्स को फॉर्म करती है। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये मृदा में पाए जाने वाली क्षारीयता को कम करती है। जब क्षारीयता कम होगी तो पीएच का मान कम होगा, तो मृदा इसी पीएच मान को कम होने से रोकने के लिए प्रतिरोध लगाती है।
कहने का भावार्थ कि एकदम से अगर पीएच का मान कम या ज़्यादा हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट ये रहेगा, एकदम से अपना पौधा सूख भी सकता है या अपनी उत्पादकता में अंतर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो अपने को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अगर अपने बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं तो पानी पीने के समय क्या होता है, एकदम से अपना गला दर्द करने लग जाता है या हिचकी आने लग जाती है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वही अगर अपने वही पानी आराम से पीते हैं तो अपने को समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो सॉइल भी अपने पीएच में धीरे धीरे परिवर्तन होने देती है, ना कि एकदम से। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर एकदम से परिवर्तन आता है तो एकदम से परिवर्तन आने के कारण जो पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है उसमें क्या होगा, अशीतलता, या एकदम से उसमें भूचाल आ जाएगा, उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व वो एकदम से पौधों को अनुपलब्ध हो जाएंगे और बहुत सारे पोषक तत्व जो एकदम से पौधों को उपलब्ध होने लगेंगे। तो इसीलिए जो सॉइल या मृदा होती है ये अपनी बफरिंग कैपेसिटी, उपय प्रतिरोधक क्षमता द्वारा मृदा के पीएच मान में धीरे धीरे परिवर्तन आने देती है। तो इसी के कारण बफरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ मृदा को जो तीसरा गुण होता है धनायन विनिमय क्षमता, या जिसको क्या बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं CEC, यह भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या ऑर्गेनिक कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स ये के ऊपर क्या होता है, हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पर धन आयन निरंतर रूप से उस पर जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं। या जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं रासायनिक रूप से गतिशील होते हैं, केमिकली एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स अपने सॉइल की प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। अब बेटा दो चीजें आती हैं, एक आती है कंपोस्ट, क्या, कंपोस्ट, और दूसरी आती है वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में मुख्य रूप से क्या अंतर है? कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में कंपोस्ट क्या होता है, जो गोबर की खाद होती है, फार्म यार्ड मैनुअल प्लस एनिमल एनिमल ओरिजिन से पशु अवशेष होते हैं, एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, जो एनिमल का जितना भी वेस्ट होता है, जैसे बिछावन हो गया, उनके नीचे बिछा हुआ, या मिट्टी हो गया, मल मूत्र हो गया, प्लस क्या हो गया क्रॉप रेजिड्यू, जो फसल के अवशेष होते हैं, इन सभी को मिक्स करके जो खाद बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, कंपोस्ट कहलाती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, फार्म यार्ड मैनुअल प्लस वर्म्स, केंचुए और गोबर की खाद के मिश्रण से बनी खाद क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अब अपने बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम with the help of worms is known as वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपने को फार्म यार्ड मैनुअल, उसके बाद वर्म्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा अपने को एक छायादार स्थान की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, और एक खड्डा खोदने के लिए जितने भी औजार हैं उनकी आवश्यकता होती है। जो वर्मी कंपोस्ट है, उचित वर्मी कंपोस्ट लगभग 2 महीने में बनकर तैयार हो जाती है, 2 महीने में बनकर तैयार हो जाती है। अब वर्मी कंपोस्ट को तैयार कैसे किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले गड्ढे की खुदाई की जाती है, जो कम से कम 2 या 3 फीट गहरा होता है। उसके नीचे नीचे कंकड़ पत्थर की एक तह बिछाई जाती है, उस तह के ऊपर फिर गोबर की परत बिछाई जाती है। उस गोबर की परत को थोड़ा सा हल्का गीला नम करके उसके ऊपर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं।
फिर एक गोबर की परत बिछाई जाती है, फिर केंचुए छोड़े जाते हैं। इस प्रकार जब तक कि अपने कम से कम वो गोबर की तह मृदा की सतह से 1.5 इंच ऊपर ना उठ जाए, कम से कम 1 फीट ऊपर ना उठ जाए, तब तक अपने खड्डे की भरपाई करते रहते हैं। इस प्रकार खड्डा भरने से उसमें केंचुए निरंतर रूप से क्रियाशील रहते हैं, जो कि 2 महीने में पूर्ण रूप से गोबर की खाद को विघटित कर देते हैं या डीकम्पोस्ट कर देते हैं, और उसके द्वारा बनी महीन खाद या दानेदार खाद को छान लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कॉकून्स ऑफ वर्म्स, जो केंचुए के कॉकून्स होते हैं, कॉकून्स का मतलब होता है केंचुए के अवशेष जिसमें केंचुए के अंडे भी होते हैं, या केंचुए की जो झिल्ली होती है या केंचुए की केंचुली होती है वो भी मिली होती है। उसके अलावा जो गोबर के अवशेष होते हैं ये दोनों रूप से मिश्रित होकर एक खुशबूदार खाद तैयार होती है, जो वर्मी कंपोस्ट होती है, इसमें बदबू नहीं आती। तो इस विधि द्वारा जो बनी खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। और इस खाद को तैयार करने की विधि को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। और जो लिक्विड निकलता है इस खाद को तैयार करने के समय, जो पानी या लिक्विड इस गोबर की खाद के साथ मिश्रित होकर निकलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्मी वॉश। क्या बोलते हैं? वर्मी वॉश। तो वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए केंचुओं की राजस्थान की परिस्थितियों में सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी होती है? सबसे अच्छी प्रजाति होती है आइसीनिया 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 फोएटिडा। आइसीनिया फोएटिडा। और इसके अलावा फेरेटीमा इलोंगेटा फेरेटीमा इलोंगेटा और आइसीनिया फोएटिडा, जिसमें आइसीनिया फोएटिडा राजस्थान की कंडीशंस के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यह अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सकती है। इसके अलावा ये कौन से होते हैं? ये होते हैं एपिजेइक। कौन से होते हैं? एपिजेइक। ये केंचुए के प्रकार होते हैं। एपिजेइक केंचुए के वे प्रकार होते हैं जो कम से कम मृदा में 1 मीटर गहराई तक रहते हैं। 1 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। 1 मीटर की गहराई कहने का मतलब कि 100 सेंटीमीटर, लगभग अपने कितना हो गया? लगभग यह 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं। तो जिसके कारण ये क्या है, ज़्यादातर मृदा की ऊपरी परत में रहते हैं। ऊपरी परत में रहने के कारण ये मृदा के ऊपरी अवशेषों को ज़्यादा खाते हैं। इसके बाद दूसरे होते हैं एंडोजेइक। कौन से? एंडोजेइक। एंडोजेइक वे होते हैं जो कम से कम 1 मीटर से लेकर या 3 मीटर से अधिक गहराई में विद्यमान रहते हैं। 3 मीटर से भी अधिक गहराई, कम से कम 200 सेंटीमीटर गहराई तक रहते हैं। ये केंचुए के 2 प्रकार होते हैं, एपिजेइक और एंडोजेइक। लेकिन जो खाद तैयार करने के लिए किन केंचुए का उपयोग किया जाता है? एपिजेइक, जो कम से कम 1 मीटर गहराई या 100 सेंटीमीटर गहराई तक विद्यमान रहते हैं, जिसमें आइसीनिया फोएटिडा और फेरेटीमा इलोंगेटा आते हैं। ये अपने क्या थे? मैन्योर्स। क्या थे? मैन्योर्स या खादे, जिनके बारे में अपने आज अच्छी तरह विस्तार पूर्वक जाना। उसके बाद एक बात और थी, जो केंचुए होते हैं, केंचुए खाद की केंचुए क्या होते हैं? छाए प्रिय, मतलब छाए वाले स्थानों को पसंद करते हैं। डार्क प्लेसेस होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा अंधेरा होगा या छाएदार स्थान होंगे वहाँ पर केंचुए की गतिशीलता अधिक होगी। और इसको अच्छी क्रिया करने के लिए कितने तापमान उचित होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है यह उपयुक्त होता है। किसकी? केंचुए की गतिशीलता के लिए, केंचुए की क्रियाशीलता के लिए। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर में अपने बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में जानेंगे और फर्टिलाइजर्स के बारे में। इस चैप्टर के अंत में अपने सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्योर्स which provide essential plant nutrient in low proportion। खादें मुख्य रूप से कार्बनिक खादें होती हैं जो कि आवश्यक पोषक तत्वों को बहुत कम मात्रा में प्रदान करती हैं।
तो मैन्योर्स क्या होते हैं, कार्बनिक, मतलब कि कार्बन के सोर्स होते हैं। अब अपने देखते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर जनरली इनऑर्गेनिक इन origin which provide essential plant nutrients in adequate amount। जो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं, कहने का मतलब कि कार्बन के सोर्स नहीं होते या रासायनिक तत्व होते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, कार्बनिक खाद्य थे, कार्बन के सोर्स होती हैं। और जो फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं, ये अकार्बन, मतलब कि कार्बन के सोर्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोला जाता है या अकार्बनिक खादें बोला जाता है, जो कि आवश्यक पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में प्रदान करती है। अब जानते हैं हम बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर फ्रॉम कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म that supply especially phosphorus and nitrogen। जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ये सूक्ष्म कोशिकाओं या सूक्ष्म जीवों से मिश्रित बनी खादें होती हैं, सूक्ष्म जीवों के मिश्रण से बनी खादें होती हैं, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों को पौधों को उपलब्ध करवाती है। इसके बारे में अपने अगले चैप्टर में विस्तार पूर्वक जानेंगे, किसके बारे में, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। देन उसके बाद अपने फर्टिलाइजर, और उसके बाद अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो इन खादों को देने के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।